दोस्तों आपके लिए लेकर के आया है खान सर के पीडीएफ का जो है तंत्रिका तंत्र का जो है संपूर्ण विश्लेषण। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये खान सर के पीडीएफ का जो है ये तंत्रिका तंत्र का जो है A to Z क्वेश्चन करने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको जो है तंत्रिका तंत्र से जुड़े नहीं छूटने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। थ्योरी क्लास है, आपका जो है सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको जो है तंत्रिका तंत्र, यहाँ से देख सकते हैं जीव विज्ञान का है और इस चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से जुड़े आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को जो है तंत्रिका तंत्र को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तीनों पार्ट को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और छोटा छोटा वीडियो होने वाला है, इसीलिए जो है छोटा छोटा करके जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे खान सर का पीडीएफ है, यानी यहाँ पे दिया गया है खान ग्लोबल स्टडी देख सकते हैं और खान सर के पीडीएफ का ये नोट्स है। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो होता है ये मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। आपको बता दें कि शरीर, ये तंत्रिका तंत्र जो है एक ऐसा तंत्र है जो शरीर का जो है ये अंग है और ये सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, ये तंत्रिका तंत्र जो है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका मुख्य भाग के रूप में अगर माना जाए तो पहला है मस्तिष्क जिसे ब्रेन कहा जाता है, दूसरा है मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये दोनों भाग जो है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। आगे बात करें तो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का वजन जो होता है ये 1350 से 1400 ग्राम होता है, यानी जो है 1350 से 1400 मिलीग्राम होता है, ये मस्तिष्क का वजन होता है। आगे बात करें तो मस्तिष्क का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी कहलाता है और यह सूचनाओं के आदान प्रदान का तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है और ये न्यूरोलॉजी जो है सूचनाओं के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर जो है नियंत्रण रखता है, यही न्यूरोलॉजी यानी जो है। आगे बात करें तो मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क जिसे खोपड़ी कहा जाता है, मस्तिष्क जो है ये क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है और इन हड्डियों के मस्तिष्क जो होता है ये मेनिंजिस 3 परत की झिल्ली होती है और ये क्रेनियन नामक हड्डी जो होता है इसको जो सुरक्षित रखता है मस्तिष्क को, ये इसके जो है हड्डी ये मस्तिष्क मेनिंजिस कहलाता है जो 3 परत से झिल्ली होती है इसमें जो है मेनिंजिस में। आगे बात करें तो यहाँ पे तीनों प्रकार के झिल्ली के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं हम 3 परत की झिल्ली होती है और इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका होता है। इन्हीं हड्डियों जो होता है, जितने भी हड्डी होते हैं मस्तिष्क में, इन सभी हड्डी के अंदर में जो होता है ये मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका रहता है, ये मस्तिष्क जो होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क में जो है एक दिन में लगभग 70 से 80 हज़ार विचार जन्म लेते हैं, जिनमें 90% विचार नकारात्मक होते हैं। आपको बता दें कि मानव का जो मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क जो है इसमें जो है ना एक दिन में जो है ना 70 से 80 हज़ार विचार जन्म लेता है। जो है हम लोग जो सोचते समझते हैं 70 से 80 हज़ार बातें सोचते समझते हैं सिर्फ एक दिन में जो है। और इनमें से 90% बात जो होता है ना ये नेगेटिव ही होता है और 10% जो बात होता है वो ही पॉजिटिव होता है, लेकिन 90% भाग जो होता है यानी जो है बात जो होता है वो नेगेटिव ही विचार आते हैं हमारे दिमाग में जो होता है। मस्तिष्क का एक सबसे मोटा अंग है, मस्तिष्क जो होता है एक सबसे मोटा अंग होता है, मस्तिष्क एक सबसे मोटा अंग होता है। ये देख सकते हैं मस्तिष्क का चित्र दिया गया है यहाँ पे, या यहाँ पे दोनों एक ही है, देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ दिया गया है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के कुल मात्रा का 20% हिस्सा हमारे मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। यानी ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों के जो है कुल मात्रा जो है 20% हिस्सा हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित रहता है। और हमारे मस्तिष्क में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में सोडियम खनिज पाया जाता है। मस्तिष्क में सबसे अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में जो होता है ये सोडियम खनिज पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में। आगे बात करें तो मानव का मस्तिष्क जो होता है ये तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। मानव का मस्तिष्क जो ये है ये तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, ये है तंत्रिका कोशिका, देख सकते हैं इसी का बना होता है मानव का मस्तिष्क जो होता है। आगे बात करें तो दिया गया है, देख सकते हैं अगला पॉइंट कि तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। और ये तंत्रिका कोशिका जो होता है इसमें पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है, यानी नहीं के बराबर होता है तंत्रिका तंत्र में जो होता है पुनः निर्माण की क्षमता। आगे है
कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होती है क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये जो तंत्रिका कोशिका जो होता है, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें कोई भी विभाजन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है उसी में विभाजन की क्षमता होता है, लेकिन इसमें तो सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, जिसके कारण इसमें विभाजन की क्षमता नहीं के बराबर होती है। जन्म के बाद इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है तंत्रिका तंत्र में जो होता है, तंत्रिका कोशिका में। अगला बात करें तो अगला पॉइंट है कि न्यूरॉन हमारे शरीर की एक वह कोशिका है जो संदेश लेकर जाती है। न्यूरॉन जो होता है, ये तंत्रिका कोशिका जो होता है, ये हमारे शरीर का वह कोशिका होता है जो सूचना जो होता है ना, उसको ले जाने का कार्य करता है, यानी जो है संदेश लेकर जाते हैं। और हमारे मस्तिष्क में जो है कुल तंत्रिका कोशिका की संख्या 100 बिलियन है। हमारे शरीर जो होता है, मानव का शरीर जो होता है, इसमें 100 बिलियन जो होता है कोशिका पाया जाता है। मानव के जो हमारे मस्तिष्क में जो है कुल तंत्रिका कोशिका की संख्या 100 बिलियन है। सिर्फ मस्तिष्क में जो होता है ना 100 बिलियन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में जो है। आगे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि न्यूरॉन का आकार असामान्य होता है। न्यूरॉन जो होता है इसका आकार जो होता है ये असामान्य होता है, यानी सामान्य नहीं होता है। कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, यानी असामान्य आकार का होता है न्यूरॉन जो होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका जो होता है ये सबसे लंबी कोशिका है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला पॉइंट है, न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और न्यूरॉन में डीएनए, राइबोसोम, अंतःपरिद्रवी जालिका, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक पाया जाता है। न्यूरॉन जो होता है यानी तंत्रिका कोशिका जो होता है, इसमें जो है कोशिका झिल्ली उपस्थित रहता है तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका में ही यानी न्यूरॉन में ही डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, अंतःपरिद्रवी जालिका भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक सभी जो है ये पाया जाता है तंत्रिका कोशिका में जो है। ये हम देख सकते हैं, ये जो है दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड का दिया गया है, मेरुरज्जु का चित्र मस्तिष्क का है। आगे चलिए दिखाते हैं, और तंत्रिका कोशिका का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है तंत्रिका कोशिका का चित्र है। चलिए आगे बात करें तो अगला पॉइंट है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका प्रणाली की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका कोशिका की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। पूछा जाएगा तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो ये न्यूरॉन कहलाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं तंत्रिका तंतु जिसे नस कहा जाता है। तंत्रिका तंतु को साइनेप्स कहते हैं और साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र, इसमें जो होता है ना तंत्रिका तंतु, इसमें जो है ना साइनेप्स कहा जाता है, इसको जो है साइनेप्स कहा जाता है। और साइनेप्स जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका है, इसमें साइनेप्स पाया जाता है। और साइनेप्स के अंतिम छोर पर जो होता है ना यहाँ पे अंतिम छोर जो होता है इसको क्या करता है, इसको कहा जाता है एक्सॉन कहा जाता है। इसी को एक्सॉन कहा जाता है, यहाँ पे जो अंतिम छोर निकलता है इसको एक्सॉन कहा जाता है। और आगे बात करें तो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण के लिए, अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम का आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। इतना बात आप लोग जान लिए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए तंत्रिका कोशिका का, यहाँ देख सकते हैं। और तंत्रिका कोशिका को जो है यहाँ से देखिए तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है। ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है, नामो दिया गया है इसमें। इसके बाद ये मस्तिष्क का चित्र है, देख सकते हैं मस्तिष्क का, ये भी मस्तिष्क का है। और ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरुरज्जु का। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ तक के पॉइंट को जो है कवर किए हैं। देख लीजिए वीडियो को पूरा जो है। पहला है यहाँ पे देख सकते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है इसको दो यानी जो है 3 भागों में बांटा गया। मानव का मस्तिष्क जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है अग्र मस्तिष्क, देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरा का नाम जो है ये तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क। आगे बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, आगे वाला मस्तिष्क, इसके 3 भाग होता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। और फिर मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके भी 2 भाग होता है, कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ये 2 भाग होता है मध्य मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये 2 भाग है पश्च मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग और पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। देख सकते हैं मस्तिष्क का पहला मस्तिष्क जो होता है इसका पहला भाग जो होता है ये अग्र मस्तिष्क है। पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है अग्र मस्तिष्क के बारे में, देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है जिसे फोर्स ब्रेन भी कहा जाता है और प्रोसेंस फिलोन
भी कहा जाता है। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, अगर मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। और सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का ही भाग है, अगर मस्तिष्क का ही भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और यह सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का जो है 2/3 यानी 66% भाग होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन तथा इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना होता है। ये सेरिब्रम का कार्य। आपको बता दें सेरिब्रम जो होता है ये मानव के मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है और इसी को जो है सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा तथा सबसे विकसित भाग होता है ये सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का। कुल मस्तिष्क का जो होता है 66% भाग जो होता है ये सेरिब्रम ही पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है स्मृति, ज्ञान यानी सोचने की समझने की ज्ञान और बुद्धिमान, चिंता की बात और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना ये सेरिब्रम ही करता है। आगे बात करें तो स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में मापते हैं ये सेरिब्रम और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में जो मापते हैं इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है देख सकते हैं फ्रंटल लैब। फ्रंटल लॉब जो होता है इसका कार्य कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला लेना, संकल्प शक्ति बढ़ाना, रचनात्मक व्यक्तित्व विकास और बुद्धिमत्ता प्रदान करना। ये जो होता है ये फ्रंटल लॉब का कार्य होता है। यह दूसरा देख सकते हैं, दूसरा भाग जो है ये है PERITL पेरिटल लॉब। पेरिटल लॉब जो होता है इसका कार्य होता है तार्किक तथा गणना करना। तार्किक तथा गणना करना ये जो है पेरिटल लॉब का कार्य होता है। तीसरा है OCCI ऑक्यूपिटल लॉब। इसका जो होता है ऑक्यूपिटल लॉब जो होता है इसका कार्य दृश्य संवेदी अंग को नियंत्रित करना तथा दूरी, दिशा बतलाना, ये सब जो कार्य होता है इसका कार्य होता है। तीसरा कार्य जो है तीसरा कार्य देख सकते हैं TEMPORAL टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब जो होता है इसका कार्य श्रवण संवेदी अंगों को नियंत्रित करना तथा सपनों का निर्माण करना। इसमें हिपोकैम्पस पाया जाता है जो होता है ये चौथा भाग में और जिसे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क कहते हैं जो चित्रों तथा सपनों का संग्रह करता है। ये जो होता है टेम्पोरल लॉब में ही होता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है थैलेमस के बारे में। आपको बता दें थैलेमस के बारे में अगला पॉइंट एक है थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो होता है ये ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। इसमें जो होता है जो थैलेमस जो होता है इसमें पीनियल ग्रंथि पाया जाता है और यह शरीर के संवेदी अंगों त्वचा, नाक और जीभ को नियंत्रित करता है थैलेमस ही। थैलेमस जो होता है ये ठंड का, गर्मी का, दर्द का ये सब का अनुभव जो है थैलेमस ही करता है और नाक, जीभ, त्वचा अंगों, संवेदी अंगों ये सब जो है थैलेमस में ही होता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्त्राव यानी बहाव को जो है नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है नोट में देख सकते हैं हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है क्योंकि यह जो होता है मदर ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बात करें, आगे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है इसी में अग्र मस्तिष्क का ही भाग में। और अगला पॉइंट है कि यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि को नियंत्रित करता है और यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर की तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकलने का आदेश देता है। और हाइपोथैलेमस को जो है इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को ही इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल से जान लिए। अब जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है और इसका दूसरा नाम छठी इंद्रियां है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और मध्य मस्तिष्क को ही मिड ब्रेन कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है मध्य मस्तिष्क का है नाम है छठी इंद्रियां, मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह केवल आंख व कान पर नियंत्रण
रखता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये सिर्फ केवल जो होता है ये आँख और कान पर नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट है कार्पोरा। कार्पोरा जो होता है यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की क्रिया को कार्पोरा नियंत्रित करते हैं। और दूसरा है कि यह दूसरा है सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल जो होता है यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इसका जो तीसरा भाग जो होता है ये होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। और पश्च मस्तिष्क के ही एक भाग का नाम है सेरिबेलम। एक भाग का नाम है क्या? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। ये सेरिबेलम जो होता है ये ब्रेन यानी जो है दिमाग का जो होता है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम, और यह संतुलन को बनाए रखता है तथा ऐच्छिक मांसपेशियां जो होता है इसको भी नियंत्रित करता है पश्च मस्तिष्क ही। और पश्च मस्तिष्क जो होता है यानी हिंड ब्रेन जो होता है यह हमारी बोलने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है पश्च मस्तिष्क। और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन जो होता है ये सेरिबेलम को प्रभावित करता है। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन सेरिबेलम को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है यह एक बेलनाकार रचना होती है और यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुंचन को नियंत्रित करता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में जान के अब अगला पॉइंट है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई जो होता है यह शरीर और तथा मस्तिष्क के मध्य संवाद करता है और यह मेडुला ऑब्लांगेटा को सहायता प्रदान करता है। पॉन्स वेरोलाई जो होता है। अगला पॉइंट है मेरु रज्जु के बारे में, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है मेरु रज्जु और इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। मेरु रज्जु को द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों यानी सिग्नल को जो है नियंत्रित करता है मेरु रज्जु, अर्थात यह रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। ये जो होता है सिग्नल का संवहन करता है और मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को जो है नियंत्रित करता है मेरु रज्जु जो है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं अगला पॉइंट रिमार्क में दिया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल से कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में जो है तंत्रिका रिमार्क में दिया गया है वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का झपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सारा चीज़ जो होता है ऐसा क्रिया होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। आगे बात करें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यानी मेरु रज्जु के बारे में, तो होता है मेरु रज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड ये इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से जो है 12 जोड़ी तंत्रिका ही निकलती हैं। आगे बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका को 3 प्रकार में बांटा गया है। तंत्रिका जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला देख सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके अंतर्गत इसी में जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है और ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहता है। यहाँ पे यह तंत्रिका का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र जो होता है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ तक बता दिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मस्तिष्क को जो है मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अगला है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है और इसका मुख्य रूप से जो होता है ये 2 कार्य हैं। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य है स्वायत्त या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो होता है और इसका मुख्य रूप से 2 भाग कार्य है। पहला है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा है परानुकंपीय क्रिया। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पहला अनुकंपीय क्रिया जिसे सिम्पैथिक फंक्शन कहा जाता है। अनुकंपीय क्रिया इसके बारे में जान लीजिए। इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है। ये अनुकंपीय क्रिया जो होता है इसके अंतर्गत क्या क्या घटना होती है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है। पहला है कि हृदय गति का तेज होना, ये हो जाता है। दूसरा है लार ग्रंथि का लार से कम बनना, ये जो होता है ये अनुकंपीय क्रिया होती है।
चलिए आगे देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है जैसे कि आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आना इत्यादि। इसके साथ साथ पैर थरथराने लगना, ये सारा चीज़ जो होता है ये जितना भी चीज़ अभी बताई, ये सारा चीज़ जो होता है, सारा चीज़ आपके सामने अनुकंपीय क्रिया में आ जाता है। अब दूसरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आगे है प्राणुकंपीय क्रिया। दूसरा का नाम है प्राणुकंपीय क्रिया, और यह क्रिया मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से जो होता है मिल के बना होता है, ये मुकुल कहा जाता है, जो है प्राणुकंपी क्रिया ये कहलाता है। तीसरा तंत्रिका में आवेग संचरण। तंत्रिका में आवेग संचरण, तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, और वैसी नसें जो आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं 3 प्रकार की होती है। क्या 3 प्रकार की होती है? न्यूरॉन्स जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला भाग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला भाग नाम है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, जो ये सबसे लंबे न्यूरॉन है। ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती हैं, इसका नाम है चार्ल्स अपवाही तंत्रिका केंद्रक जो है। दूसरा पॉइंट है संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं, यानी जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका, और यह शरीर से जो होता है आवेग को ब्रेन की ओर, यानी जो है आवेग से जो है ये ब्रेन की ओर जो होता है ये ले जाती है। अगला पॉइंट है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, या सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक जो है ये जो कोई भी सूचना जो होता है या कोई भी जो सिग्नल होता है उसको ब्रेन से लेकर के जो है बॉडी से ब्रेन तक जो होता है उसको उसके लिए जो है कार्य करता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो है ये पॉइंट है रिमार्क में मस्तिष्क का वह एक भाग पॉन्स होता है जो श्वसन गति को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क में यही दिया गया है, मस्तिष्क का वह भाग जो पॉन्स होता है जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है, वो जो होता है वही कहलाता है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र। अगला पॉइंट है यहाँ देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रिय से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से होते हुए जो है क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक जो होता है भेजने का कार्य करता है। और यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रमुख केंद्र REL रेले सेंटर कहा जाता है। दोस्तों तो यहाँ से देख सकते हैं एस्केलेशन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र देख सकते हैं, और कंकाल तंत्र से जुड़े आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो, और इसके पूरा जो है थ्योरी क्लास देख लेते हैं। तो चलिए आपको जो है शुरू से लेकर अंतिम तक बताने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है ये खान ग्लोबल स्टडीज का, यहाँ पे बैकग्राउंड में थंबनेल लगा देख सकते हैं खान ग्लोबल स्टडी, ये खान सर की PDF का जो है ये आपको जो है ये बताने वाले हैं। तो चलिए खान सर की PDF का बताने वाले हैं, खान सर के द्वारा ये लिखा गया है और आपको बताते हैं। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है कि कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः यह हमें स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कोई भी जो जीव जंतु होता है, मानव जो होता है, जो भी चीज होता है उसमें कंकाल पाया जाता है, इसीलिए वो जो होता है खड़ा हो पाता है। जैसे ये है बाघ है, इस तरह कुत्ता है, सांप है, सब में जो है कंकाल पाया जाता है, तभी ये जो है खड़ा हो पाता है और ये गति कर पाता है, यानी इधर उधर जो है चल पाता है, ये कंकाल के मदद से ही। आगे बात करें तो कंकाल जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। कंकाल के 2 प्रकार हैं, बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल, ये कंकाल 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है बाह्य कंकाल, तो बाहरी कंकाल यानी जिसे कहा जाता है, तो बाहरी कंकाल के बारे में पहले विस्तार से समझ लेते हैं। तो बाहरी कंकाल जो होता है यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो बाहर में जो कंकाल जो होता है, यानी शरीर के जो बाहरी में कंकाल होता है कोई भी शरीर के, तो बाहरी कंकाल जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है और ये शरीर की रक्षा भी करता है, और ये बाहर में पाया जाता है शरीर के, किसी भी जीव के शरीर के जो है बाहर में पाया जाता है बाहरी कंकाल। नाम से पता चल रहा है बाहरी कंकाल बाहर में पाया जाता है और कठोर भी होता है। आगे बात करें तो बाहरी कंकाल जो होता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है, इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। तो बाहरी कंकाल जो होता है ये मरा हुआ कोशिका से बना होता है, जिसके कारण इसमें जो होता है कोई भी रक्त प्रवाह नहीं होता है, और ये इसमें आ जाता है जैसे बाल हो गया,
नाखून हो गया, ये सब आता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, केंकरा में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है, मकड़ी में पाया जाता है, टिड्डू में पाया जाता है, घोंघा में पाया जाता है, चींटी में, चिऊटा में, मधुमक्खी में, बिच्छू, सीप, शंख, कीट, ये सब में जो होता है इत्यादि, ये सब में जो होता है ये बाहरी कंकाल पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कछुआ की पीठ पर बाहरी कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। यानी कछुआ जो होता है, ये कछुआ, इसके ऊपर में जो ये मजबूत वाला भाग होता है, कठोर वाला, ये बाहरी कंकाल ही कहलाता है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं आंतरिक कंकाल के बारे में हम बता देते हैं। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल जो होता है यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल में मानव में, बकरी में, गाय में, कुत्ता में इत्यादि, ये सब में पाया जाता है। आंतरिक कंकाल जो होता है ये शरीर के अंदर में पाया जाता है। जैसे शरीर किसी भी चीज़ का हुआ, उसके अंदर में जो पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल कहलाता है। और ये अंदर की जो अंग होता है उनका रक्षा प्रदान करता है। इसके ऊपर में मांसपेशी सब पाया जाता है। ये आंतरिक कंकाल जो होता है ये मानव में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है, गाय में, कुत्ता में इत्यादि, ये सारे जीव में जो होता है बाहरी यानी जो है आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। आगे बात करें तो आंतरिक कंकाल के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि कंकाल का जो है तो होता है, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र कोई भी जो होता है ये अस्थि से और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि दो चीज़ आया, अस्थि और उपास्थि, ये दोनों से मिलकर के बना होता है। कंकाल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं कंकाल को, जिसमें पहला है उपास्थि और दूसरा है अस्थि। पहला उपास्थि, दूसरा अस्थि। सबसे पहले उपास्थि के बारे में जान लेते हैं, फिर अस्थि के बारे में बताएंगे। उपास्थि जो होता है यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CA3PO4 पावर यानी इंटू 2, ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और उपास्थि जो होता है कोड्रियोब्लास्ट कोशिका से बनी होता है। ये उपास्थि की बात करें तो उपास्थि जो होता है ये मुलायम होता है और इसमें केवल कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता है उपास्थि में। और ये जो होता है उपास्थि जो होता है ये कोड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। आगे बात करें तो नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियां जो होता है इसके सिरे पर जो होता है ये कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है। ये नाक, कान तथा सभी बड़ा हड्डी जो होता है जितने भी सभी में जो होता है इसके सिरा पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज की बात करें तो ये कार्टिलेज के यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कार्टिलेज हो गया और डैमेज कार्टिलेज ये बीच वाला भाग कहलाता है। इस तरीके से ये सब कहलाता है, देख सकते हैं। चलिए कार्टिलेज के बारे में अब जान गए। अब कार्टिलेज के बारे में यहाँ पे थोड़ा जाने तो और कि लिखा गया कार्टिलेज के बाहरी लेयर को जो होता है पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। ये कार्टिलेज के बाहरी लेयर को जो होता है। आगे देख सकते हैं, चलिए और भी बताते हैं। अब अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में जान लिए, अब थोड़ा अस्थि के बारे में जान लीजिए। अस्थि जो होता है दूसरा प्रकार है अस्थि। अस्थि जो होता है जिसे बोन कहा जाता है, हड्डी, अस्थि को, और यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अस्थि जो होता है यानी हड्डी जो होता है बोन, इसमें ये कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। उपास्थि में जो था, उपास्थि में कैल्शियम सल्फेट तो पाया जाता था लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता था। इसमें दोनों पाया जाता है। आगे बात करें तो हड्डियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखना है। आगे है अगला पॉइंट, अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं और मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। तो मानव के जो यानी जो मानव अस्थि जो होता है, मानव में जो बोन होता है अस्थि, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। कोलोजन प्रोटीन कहते हैं उसे जो है। और ये अस्थि जो होता है ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है अस्थि। आगे बात करें तो अस्थि में जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थि में जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। आगे बात करें तो अस्थियों में जो होता है 50% जल पाया जाता है और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये अस्थि में जो होता है। लेकिन उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है। उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका दोनों नहीं होता है उपास्थि में, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है उपास्थि में जो होता है ये। आगे बात करें तो मानव शरीर में जो है उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियों, श्वास नलियों के बीच एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं।
और अगला पॉइंट है 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जब व्यक्ति का उम्र जो होता है या किसी भी चीज़ का उम्र 25 से 30 वर्ष होता है, उस अवस्था में जो होता है हड्डी जो होता है यानी बोन, ये अस्थि, इसका घनत्व जो होता है और अधिक होता है, यानी बहुत अधिक होता है घनत्व जो होता है। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या जो होता है ये 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। यहाँ पे देखिए तो 270 से 310 कहा जाता है, लेकिन औसत में अगर माने तो 300 कहा जाता है जो होता है जन्म के समय हड्डियों की संख्या। लेकिन जब ये बाल्य अवस्था में आता है तो बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है, ये 300 से घट करके जो है। और वयस्क मानव के शरीर में जो होता है हड्डियों की संख्या 206 होती है कुल। वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। एक अगर पूछा जाएगा बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या तो 208, और वयस्क अवस्था में जो पूछा जाए तो वयस्क अवस्था में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है ये 206 होती है। और आगे बात करें तो यहाँ पे समझ लीजिए अस्थि और अस्थि को जुड़ने से लिंगामेंट कहलाता है। जहाँ पे दो अस्थि जुड़ता है तो ये वाला भाग जो होता है ये लिंगामेंट कहलाता है। और दूसरा बात करें तो मांस और अस्थि, ये मांस जो होता है मान लीजिए ये मांस है और इसमें हड्डी पाए जाते हैं बोन यानी अस्थि, तो मांस और अस्थि जो ये जुड़ता है ऊपर से जो रहता है तो ये जो होता है ये कहलाता है टेंडम, ये टेंडम कहलाता है। और जब दो मांस ही मांस और मांस जुड़ते हैं तो ये यानी जो है एस्लेक्सर कहलाता है, SELEXOR एस्लेक्सर कहलाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मानव शरीर के समस्त अस्थियों जो होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है। मानव शरीर के जो पूरा अस्थि जो होता है इसको दो भाग में बांटा जाता है मानव शरीर के समस्त अस्थियों को, अनुबंधी उपांगी और दूसरा अक्षीय जो होता है, ये दोनों में कहलाता है। पहला है अनुबंधी उपांगी। अनुबंधी उपांगी जो है इसके बारे में बात करें तो ये दिया गया है कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या जो है 126 होती है। आपको बता दें कि कंकाल अनुबंधी उपांगी जो होता है ये कंकाल शरीर जो होता है इसके आंतरिक अंग, इसके अंदर में जो अंग होता है शरीर के उसको जो है सहायता प्रदान करता है और जंतुओं को जो है चलने में भी सहायता करता है और अंग का रक्षा करता है, ये कंकाल जो होता है। और कंकाल की संख्या बात करें तो 126 है मानव के शरीर में। मानव के शरीर में कुल कंकाल की संख्या 126 है और ये इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाहरी कंकाल, दूसरा है आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल। आगे बात करें तो हाथ की हड्डियों में देख सकते हैं हाथ में जो हड्डी पाया जाता है, हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 60 पाया जाता है, यानी जो है एक हाथ में जो है 30 हड्डी पाया जाता है और आपके पास दो हाथ है। यहाँ देख सकते हैं 30 गुना 2 60 लिखा गया है, यानी एक हाथ में 30 हड्डी, दो हाथ में जो है आपको टोटल 60 हड्डी पाया जाता है। और ह्यूमरस में एक हड्डी पाया जाता है, रेडियस में एक हड्डी पाया जाता है, अल्ना में एक हड्डी पाया जाता है, कॉर्पल यानी कलाई में 8 हड्डी पाया जाता है, मेटाकॉर्पल में 5 हड्डी पाया जाता है, मेटाकॉर्पल मतलब हथेली जो होता है, और फ्लैजिन जो अंगुली जो होता है उसमें 14 हड्डी पाया जाता है। ये आपका जो है यहाँ देख सकते हैं टोटल 60 हड्डी हो गया आपके जो है हाथ की हड्डी को पाया जाता है। हाथ में जो है 7 हड्डी पाया जाता है, वो 60 हड्डी का नाम देख सकते हैं किस में कितना हड्डी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बता दिए। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पूरा टोटल, यहाँ पे चित्र में जो है यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं हाथों के जो 60 हड्डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया है जो आपको वहाँ पर बता दिए हैं। चलिए अब आपके आगे बात करें तो पैर की उंगली, जैसे देखो पैर की हड्डी जो होता है, पैर की हड्डी में भी आपके पास 60 हड्डी पाया जाता है। पैर की हड्डियों की संख्या जो होता है ये 60 होता है, एक पैर में 30 हड्डी और दूसरा पैर में 30 हड्डी, 60 हड्डी होता है दोनों पैर को मिला करके। बात करें तो पैर में देख सकते हैं पहला है फीमर। फीमर में जो होता है एक हड्डी पाया जाता है। पटेला जो होता है इसमें भी एक हड्डी पाया जाता है पटेला में, और इसके बाद टिबिया जो होता है टिबिया में एक हड्डी पाया जाता है, फिबुला में एक हड्डी पाया जाता है, और टार्सल जो होता है जिसे टखना कहा जाता है टार्सल, इसमें 7 हड्डी पाया जाता है। मेटा टार्सल में जो 5 हड्डी पाया जाता है, और इसके बाद फ्लेजिन जो होता है इसमें 14 हड्डी पाया जाता है। और इसके बाद बात करें तो टोटल हो गया 30 हड्डी, और ये 30 हड्डी मिला करके जो है दो पैर में होता है, दोनों पैर मिला करके 30 जो ना 60 हड्डी पाया जाता है टोटल पैर में भी। बात करें तो हाथ के हड्डी, हाथ जो होता है हाथ की हड्डियों में संख्या जो होता है, हाथ में हड्डियों की संख्या 60 पाया जाता है, और पैर में हड्डियों की संख्या भी 60 ही पाया जाता है। हाथ और पैर की हड्डी की संख्या जो है बराबर है 60 और 60। यहाँ आप देख सकते हैं पैर में दिया गया है फेमर, पेटिला और फिबुला, टार्सल, और यहाँ पे देखता है फ्लेजिन, ये सभी हड्डियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पेल्विक, जिसे पेल्विक जो कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा है C नंबर में
पेल्विक श्रेणी मेखला जिसे कहा जाता है। इसके बाद करें तो इनकी संख्या 2 होती है, पेल्विक की संख्या 2 होती है और इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम, इस्चियम और फ्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में जो है ये तीनों जुड़ करके एक अस्थि बन जाता है और इसे ही कोक्सल भी कहा जाता है। बात करें तो इसमें जो है 3 हड्डी पाया जाता है। इनकी संख्या जो पेल्विक की संख्या 2 होती है और इसके एक भाग में जो है 3 हड्डी पाया जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उसमें जो ये तीनों मिल करके एक ही हड्डी बनाता है जिसका नाम है कोक्सल, COXAL कोक्सल। यहाँ पे देख सकते हैं पेल्विक का ये चित्र है। आगे बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं डी नंबर में केल्विक, डी नंबर में है यहाँ पे देख सकते हैं केल्विक जिसे हंसली भी कहा जाता है और हंसली की संख्या भी यानी केल्विक की संख्या भी 2 होती है और इसे केल्विक को ही जामुक भी कहा जाता है, जामुक भी कहते हैं और इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है केल्विक को। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे है एस्केपुला, एस्केपुला अंश या मेखला कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एस्केपुला या इसी को अंश मेखला कहा जाता है और यह जो होता है बाहों की कंधों से जोड़ता है और इनकी संख्या 2 होती है। एस्केपुला की संख्या जो होता है 2 होती है। और अब आगे बात करें तो अक्षीय, आपको बता दिए यहाँ पे अनुबंधी उपांगी बता दिए। अब दूसरा भाग था अक्षीय, अक्षीय के बारे में जान लीजिए। अक्षीय के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं हम। अक्षीय जो होता है शुरू में ही आपको बताए थे कि अनुबंधी उपांगी, दूसरा अक्षीय। तो अनुबंधी उपांगी के बारे में पूरा अभी तक में समझ गए। अब आगे बताते हैं आपको अक्षीय के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं अक्षीय जो होता है ये शरीर के बीचों बीच में होती है और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की संख्या 80 होती है। आपको बता दें कि ये अक्षीय जो होता है ये शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है, शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं शरीर के बीचों बीच में जो होता है अक्षीय पाया जाता है। यहाँ पे चलिए आगे यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं शरीर के बीचों बीच में जो अक्षीय पाया जाता है और इसकी संख्या कुल 80 होता है, जो कि जो शरीर के अंदर जो अंग होता है कोमल कोमल अंग जो होता है उसका रक्षा करना ये अक्षीय का ही काम होता है। ए नंबर में है कशेरुक दंड या मेरुदंड इसको कहा जाता है और इसे जो है रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। कशेरुक दंड को, कशेरुक दंड को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पे और भी इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं कि यह जो होता है ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ है और इसकी संख्या कुल 26 होती है। प्रारंभ में जो होता है इसकी संख्या 33 होती है, लेकिन जो है ये अभी वर्तमान में 26 है। प्रारंभ में इसकी संख्या 33 थी। आगे बात करें तो प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को जो है नेचुरल केनल कहते हैं। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को जो है नेचुरल केनल कहते हैं, जिससे होकर मेरु रज्जु जो है गुजरती है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, यहाँ पे मेरु रज्जु गुजर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बी नंबर में है रिब्स जिसे पसली कहा जाता है। पसली की कुल संख्या जो होता है 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24। कुल पूछे तो 24 और जोड़ी की संख्या पूछे तो 12 जोड़ी पसली पाया जाता है। और पसलियाँ जो होता है ये पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर अस्टर्नम अस्थि से जुड़ा होता है। ये पसली जो होता है चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो तीसरा का नाम है, आप देख सकते हैं अस्टर्नम। अस्टर्नम जो होता है जिसे रिब्स को आपस में जोड़ता है ये अस्टर्नम, तो इसकी संख्या 1 होता है और उसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट या बोन या टाई बोन भी कहते हैं अस्टर्नम को जो है। और डी नंबर में है सीर। सीर में जो होता है इसकी कुल संख्या 29 होती है। हड्डियों की संख्या सीर में हड्डियों की संख्या कुल 29 होती है। आप देख सकते हैं जिसमें कि 22 जो होता है खोपड़ी में होता है, 1 जो होता है हाइट में होता है और कान में 6 हड्डी पाया जाता है। फेस में 14 हड्डी पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यानी जो है ये 8 हड्डी कपार में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बता दिए। तो इस तरीके से जो हड्डियों को पाया जाता है आप देख सकते हैं। और कुल संख्या जो आपके पास शरीर में जो है यानी हेड में जो होता है सिर में ये 29 हड्डी पाया जाता है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र दिया गया है कुछ यहाँ पे और इसी में हड्डियों की संख्या बताया गया है। इस तरीके से चित्र दिया गया है। आगे बात करें तो हड्डियों के बारे में विविध तत्व। आगे बात करें तो हड्डियों के बारे में विविध तत्व के बारे में जो है यहाँ से दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं पहला है गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन जो होता है इसमें हड्डियों की संख्या 7 होता है। और कान में हड्डियों की संख्या जो होता है 6 होता है, क्योंकि एक कान में जो है 3 हड्डी पाया जाता है और दोनों कान मिलाकर के टोटल जो है 6 हड्डी होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं MIS जिसे कहा जाता है। MIS जो होता है M का मतलब होता है मेलियस और I का मतलब होता है इनकस और S का मतलब होता है स्टेप्स जो 6 mm का होता है। तो चलिए आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है जो मध्य कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होता है ये फीमर की हड्डी होता है जिसे उरू कहा जाता है। और ये अस्थि जो होता है ये जांग में होता है जिसकी लंबाई जो होता है ये 48 सेंटीमीटर होता है।
फीमर जो होता है यानी जांघ की हड्डी जो होता है ये सबसे लंबाई में बड़ी होती है, जो 48 सेंटीमीटर का होता है। आगे बात करें तो आगे है कि सबसे कमज़ोर हड्डी जो होता है ये केल्विक कहलाता है, जिसे कॉलर या हंसली भी कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी जो होता है ये जबड़े की हड्डी होती है, जिसे डेंटी भी कहा जाता है। आगे बात करें तो सबसे चमकीला हड्डी जो होता है ये टिबिया होता है, जो पैर में पाया जाता है, टिबिया नामक हड्डी। और ये सबसे चमकीला हड्डी होता है। और पैर की हड्डी जो होता है ये खोखली होती है, पैर की जितनी भी हड्डी है ये सारा हड्डी जो होता है ये खोखली होती है। और अगला पॉइंट है कि पटेला, पटेला सिसमाइड हड्डी का बना होता है। पटेला जो होता है ये सिसमाइड हड्डी का बना होता है पटेला। आगे बात करें तो जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी जो पर जो है जोर पड़ता है। जब भी हम बैठते हैं कभी तो इसियम नामक हड्डी जो होता है इसमें जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है ये इसियम नामक हड्डी जो होता है। अगला पॉइंट है जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। जहाँ मांसपेशी तथा अस्थि मिलता है उसे जो होता है टेंडन कहा जाता है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं एमबीटी या टीएमबी कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे है कि जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। एक अस्थि जो होता है दूसरा अस्थि से जहाँ मिलता है तो यहाँ की जगह को जो है टेंडेन यानी लिगामेंट कहा जाता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि अस्थियों की जोड़ के पास साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। और इसी द्रव की कमी से जो होता है गठिया नामक रोग होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन या मैग्नम कहते हैं, जिसे फोर्मिन या मैग्नम कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अस्थि कोशिका के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं अस्थि कोशिका, जिसे बोन सेल कहा जाता है। अस्थि कोशिका के बारे में तो बोन सेल यानी अस्थि कोशिका जो होता है, अस्थि कोशिका की संख्या 3 प्रकार की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला है OSTEO ओस्टियोक्लास्ट, जिसे यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर जो है खत्म करता है, अतः इसे जो है बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। आपको बता दें कि ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ये खराब अस्थि जो होता है, खराब अस्थि उसके कोशिका जो होता है उसको खा करके ख़त्म कर देता है शरीर में, और इसीलिए इसको जो है बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट, और ये जो होता है ओस्टियोब्लास्ट जो होता है ये अस्थि का निर्माण करता है, इसलिए जो है इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं, इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है। तीसरा है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, ये जो होता है अस्थियों को परिपक्व बनाता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसलिए जो है इसे मास्टर सेल भी कहा जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो है अस्थि कोशिका के 3 प्रकार है, ये तीनों जो आपको बताए। आगे बात करें तो आगे है अस्थि मज्जा, जिसे बोन मेरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा जो होता है अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा में जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है। पूछा जाएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बात करें तो आगे है संधि के बारे में बात करें तो जिसे जॉइंट्स कहा जाता है या संधि कहा जाता है। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डोल सकती है संधि कहलाता है। और संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी खाली जगह पाया जाता है, जिसे साइनोबियल गुहा कहते हैं। आपको बता दें संधि यानी ज्वाइंट जो होता है कंकाल जहाँ पर जो है एक दूसरे से जुड़ करके मिलता है। जैसे मान लीजिए एक कंकाल है और ये एक कंकाल है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मुड़ने वाला है यानी जो हिलने डोलने वाला है, यही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और ये जहाँ पे ये दोनों जुड़ता है तो यहाँ पर एक खाली जगह भी थोड़ा सा पाया जाता है, और इस खाली जगह को जो है कहा जाता है साइनोबियल गुहा कहा जाता है। चलिए आगे बात करें तो आगे बात करें यहाँ आप देख सकते हैं ज्वाइंट्स के बारे में दिया गया है। ज्वाइंट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। पूर्ण जो होता है इसको भी केंद्रक खलिक, कब्जा, खुटी, ये इस तरह से ग्लैंडिंग और शेडल ये प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अचल संधि के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे जो है इस तरीके से अपूर्ण संधि के बारे में पूरा बताते हैं। अचल संधि जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अचल संधि जो होता है ये इस संधि को फिक्सेड रेशेदार संधि भी कहते हैं, फिक्स रेशेदार संधि भी कहते हैं अचल संधि को। और यह थोड़ा सा भी गति नहीं करता है, और यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है अचल संधि। और इसमें जो है कोलेजन, इसमें जो है अचल संधि में जो होता है कोलेजन फाइबर की अधिकता होती है।
आगे बात करें तो SLIGHT वैसेलाइटी मोबाइल जिसे अपूर्ण संधि कहा जाता है। अपूर्ण संधि जो होता है यह संधि वहाँ पाया जाता है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, वहाँ अपूर्ण संधि पाया जाता है। जैसे पसली हो गया, कशेरुक दंड हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि जो होता है ये अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। अस्थि जो होता है यानी हड्डी जो होता है इसको विभिन्न दिशा में गति जो करता है, गति इधर उधर जो जहाँ जहाँ करता है तो वो जो होता है पूर्ण संधि कहलाता है। और ये पूर्ण संधि जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला है कंदुक खलकी। और इस प्रकार के जो संधि में जो है एक गुहा होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है और यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। ये जो होता है कंदुक खलकी जो होता है। दूसरा भाग की बात करें हम देख सकते हैं, इसी में बात करें तो यहाँ पे इसकी संख्या जो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है पेल्विक प्लस फीमर, दूसरा है स्केपुला प्लस ह्यूमरस। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का नाम दिया गया, ये संधि कहलाता है। आगे बात करें दूसरा है कब्जा संधि। यह संधि जो होता है केवल एक ही और गति करने की अनुमति देती है। कब्जा संधि जो होता है ये केवल एक ही और गति करने की अनुमति देता है। जैसे केहुनी हो गया, कोहनी जो जिसको कहते हैं, दूसरा घुटना, ये दोनों होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र में जो है। आगे बात करें तो आगे दिया गया है तीसरा का नाम है खूटी संधि। इसका आकार जो होता है खूटे के समान होता है और यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। गर्दन में जो है पाइवट पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कशेरुक दंड का ऊपरी भाग और एटुलस एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। और अगला देख सकते हैं चौथा, यहाँ पे एक से जो अभी बताए उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। और चौथा का नाम यह देख सकते हैं ग्लिडिंग ज्वाइंट्स है और यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा सा जो है गति भी प्रदान करती है, जिसे कार्पल टार्सल कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में जो है। चलिए आगे पाँचवा का नाम है देख सकते हैं SADDLE शेडल ज्वाइंट। और ये जो शेडल ज्वाइंट जो होता है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ही समान होता है और इसलिए जो है यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अंगूठा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है कंकाल तंत्र का जो है पूरा चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पे। और यदि आप ये तीनों वीडियो को देख लिए हैं यहाँ से लेकर के, तो टोटल यहाँ से यदि तीनों वीडियो को देख लिए हैं, आपको जो कंकाल तंत्र में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जा करके। जय हिंद।